बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। वज़ारतों को नंबर मिल गए हैं जी। इमरान खान साहब ने अपने वज़ीरों को नंबर लगाए हैं कि कौन सा वज़ीर अच्छा काम कर रहा है और कौन सा अच्छा काम नहीं कर रहा। मेरे ख्याल में वो ये चाहते हैं कि उनके वज़ीरों के हवाले से या उनकी कारकर्दगी के हवाले से एक मुस्बत इमेज जाना चाहिए और डिस्कशन ये होनी चाहिए कि वज़ीर तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर वज़ीर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो वो काम नज़र आना चाहिए और उस काम का फ़ायदा आवाम को मिलना चाहिए। कुछ जगहों पे हो रहा है लेकिन बहुत सारी जगहों पे नहीं हो रहा। सरमायादार को फ़ायदा हो रहा है, ताजर को फ़ायदा हो रहा है, बड़े आदमी को फ़ायदा हो रहा है, सनतकार को फ़ायदा हो रहा है। आम आदमी, तनख्वाहदार तबका, वो पिसा हुआ है, उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है और वहाँ पब्लिक के लिए कुछ मौजूद नहीं है। वज़रा जो हैं वो जिस तरह का काम कर रहे हैं, जिस अंदाज में काम कर रहे हैं, चंदे को छोड़ के ऐसा लगता है कि सत्तू पी के सो रहे हैं। इमरान खान साहब की कैबिनेट है, उनकी अपनी चॉइस है और जो उनके पास लोग अवेलेबल थे उन्हीं के अंदर से उन्होंने लोग लेने थे। जहां तक जब भी मैं कंपैरिजन करता हूं ना इमरान खान का, नवाज शरीफ का और आसिफ अली जरदारी का, तो फिर मुझे मजबूरन इमरान खान के साथ खड़े होना पड़ जाता है। मुझे लगता है निस्बतन बेहतर आदमी है, मुझे लगता है वो उस तरह करप्ट आदमी नहीं है, वो सिस्टम के अंदर उस तरह से लुथड़ा हुआ नहीं है जैसे ये लोग हैं, या उसने इक्तदार पाकिस्तान पे कोई 30 साल नहीं किया हुआ जैसे इन्होंने किया हुआ है। तो इसलिए वहां एक मार्जिन में इमरान खान के लिए छोड़ देता हूं। लेकिन बाकी सारों के लिए हम क्यों छोड़ें? ये लोग तो जोकों की तरह चिपके हुए हैं, पिछले कई हुकूमतों से वजारतों में चले आ रहे हैं, तो ये अब काम क्यों नहीं कर रहे? वजारतों को जो नंबर मिले हैं ना, उसमें 10 बेहतरीन वज़रा के नाम दिए गए। पहले नंबर पे मुराद सईद। ये तस्लीम कर देते हैं, मुराद सईद वाकई अच्छी कार्रवाई उन्होंने डाली है। उन्होंने सड़कों के मामलात हैं, दीगर हैं, उन्होंने अच्छा काम किया। गो के बहुत सारी सड़कें उन्होंने ऐसी इफ्तिताह करवाई जो नवाज शरीफ साहब के दौर में शुरू हुई थी। लेकिन उनके ऊपर एक जो अच्छी बात है वो ये है कि उन्होंने रेवेन्यू में इजाफा किया और दूसरा सड़कों की जो कॉस्ट है उसको कम किया और उसके म्यार के ऊपर उनका दावा है कि हमारा म्यार बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पंजाब में सूबाई हुकूमत ने जितनी सड़कें बनाई है ना, उनमें आधी तो धुल गई हैं मौजूदा बारिशों में और आधी जो रह गई हैं वो अगली बारिशों में धुल जाएंगी। इंशाल्लाह सबको नजर आ जाएगा। इंतहाई सब स्टैंडर्ड और 2 नंबर सड़कें बनाई हैं और उनकी साइडों के ऊपर जो पौधे लगाने का प्रोग्राम था वो कहीं भी नहीं लगे और कोई काम उस तरह का नहीं हुआ ढंग का जिसका दावा ये हुकूमत कर रही थी, नहीं हुआ। और जितना मर्जी आप कहें, लेकिन पंजाब हुकूमत ने, उस्मान बुज़दार साहब ने बुरी तरह डबो दिया है इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी को इस सूबे में। कैसे, मैं आपको बताता हूं। सही जगह पर सही बंदा लगाना इमरान खान साहब की जिम्मेदारी थी। उन्होंने लगाया चुन के उस्मान बुज़दार को। पुलिस का बेड़ा गर्क। यानी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। एक लैंड माफिया है और उस लैंड माफिया ने कुछ लोगों को अगवा किया चंद दिन पहले। इस केस के बारे में मुझे पता चला, मैंने डीआईजी से बात की, मैंने उस्मान बुज़दार का जो सेक्रेटरी है उससे बात की, मैंने जो आईजी साहब हैं उनके दफ्तर में दरखास्त दी, मैंने जो मुख्तलिफ सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं उनको कहा कि ये ज्यादती हुई है, ये लैंड माफिया है, ये ताकतवर लोग हैं, इन्होंने बंदे अगवा किए हैं, घर से उठाए हैं, ये कैमरे की फुटेज है, ये नजर आ रहा है बंदे उठा रहे हैं और ये सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर है, बंदे गिरफ्तार करें, कार्रवाई करें। अब हुआ क्या है कि चंद दिन पहले मुझे उन लोगों ने दोबारा रब्ता किया। उन्होंने कहा जी आप हम सुलह करने पे मजबूर हो रहे हैं, हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। मैंने कहा जी क्यों, क्या हुआ? उन्होंने कहा जी जो मुद्दई थे वही गिरफ्तार हो गए हैं, जो लोग अगवा हुए थे पुलिस ने उन्हीं को पकड़ के अंदर दे दिया। सारी रात उनको अंदर रखा, उनको दबाव डालते रहे, सुबह छोड़ दिया। और ये सब कुछ तब हुआ जब उस्मान बुज़दार के दफ्तर ने खुद पुलिस को कहा कि आपने इंसाफ करना है। तो ये इस लेवल का इंसाफ हो रहा है और सुबह पुलिस ने छोड़ दिया, कार्रवाई भी कोई नहीं की और छोड़ के ये कहा कि अब आपको सबक आ गया होगा। ये हालात हैं पुलिस के। चैलेंज करता हूं वज़ीर दाखिला को, उस्मान बुज़दार को, सबको फोन करें, इस केस के हकायक लें और फिर शीशे में जाके अपनी शक्ल देखें कि लैंड माफिया के लिए, थोड़े से पैसों के लिए आपकी पुलिस कैसे खा रही है और खाने पे मजबूर है और बार बार खा रही है थोड़े से पैसों के लिए। सिर्फ ये कि वो एक लैंड माफिया है, उनकी सोसाइटी है, उनके पास पैसे बहुत ज्यादा हैं, ये गरीब और कमजोर आदमी है, इसने उनसे टक्कर ले ली है, अब वो इसको उठा के घर से भी ले जाएंगे, इसके किराएदार को भी अच्छा। वहां जो दूसरा आदमी था वो एक चाइना की बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है चाइना की, वो उसका डायरेक्टर था। वो चाइनीज एम्बेसी तक रोला पड़ा हुआ है कि ये पाकिस्तान में किस तरह का निजाम है, बंदा ही अगवा कर लिया, घर से उठा लिया और उसकी गाड़ी भी ले गए उठा के, और अभी तक कोई बरामदगी नहीं, सब पैसे ही है। 1 महीना हो गया ये मामला चल रहा है। तो ये तो उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी और कारकर्दगी कंटोनमेंट के अंदर जो एक इलेक्शन रह गया था, इनका ये कहना था कि अब हम जीत जाएंगे, तो नून लीग को पहले नंबर पे आई है, नून लीग की जमात,
जिसके बारे में हम रोज़ कहते हैं करप्ट है, बेईमान है, दो नंबरी करते हैं, शहबाज शरीफ ने लूटमार की, चपड़ासी का अकाउंट, क्लर्क का अकाउंट, कैशियर का अकाउंट, ड्राइवरों के अकाउंटों के अंदर अरबों रुपए, इतना सारा कुछ हम आपको रोज़ बताते हैं ना, इदारों को गालियां, सब कुछ। लेकिन कंटोनमेंट के अंदर इलेक्शन हुआ है जहां पे फौज का कंट्रोल होता है, उस इलेक्शन में नून लीग पहले नंबर पे 5000 से ज्यादा वोट, दूसरे नंबर पे आजाद उम्मीदवार 3000 से ज्यादा वोट, तीसरे नंबर पे 2000 के करीब वोट लिए हैं सिर्फ पीटीआई ने, यानी नून लीग से आधे से भी कम वोट लिए हैं। ये कंटोनमेंट का लाहौर का एक इलेक्शन रह गया था, ये हो गया है। तो ये उस्मान बुज़दार ने हालत कर दी। बल्दियाती इलेक्शन आप आने दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बहुत ज्यादा इस बात से चिढ़ते हैं और मुझे कहते भी हैं कि आप बुज़दार के इतने खिलाफ क्यों हैं। इसकी करप्शन की दास्तान है, आपको इसके जाने के बाद पता चलेंगी। उस्मान बुज़दार के बेशुमार चीजें हैं, बेशुमार खबरें रोजाना की बुनियाद पर मैं दे सकता हूं, दे दे के थक गया हूं। बाकायदा सीरीज की है, 2 दर्जन खबरें दी इस आदमी के खिलाफ कि ये करप्शन, ये चीजें, ये बदनीयती, ये सारा कुछ इसने किया, लेकिन इसके बावजूद कोई टस से मस नहीं हो रहा। अब आ जाए, ये तो चले इलेक्शन हार गई है और जो तबाही फेरी है वो आपको नजर आ जाएगी आने वाले बल्दियाती इंतखाब में। और उसके बाद भी आपको जितना मर्जी इमरान खान साहब जोर लगा रहे हैं, उनकी पॉपुलैरिटी को उन्होंने खुद ऐसे लोगों के हाथों तबाह करवा लिया है। बहरहाल मुराद सईद की कारकर्दगी अगर कहें तो वो तो ठीक है, ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ। असद उमर, उन्होंने एनसीओसी में बड़ा अच्छा काम किया है, उनकी कारकर्दगी भी आप कह सकते हैं पॉजिटिव है और निस्बतन बेहतर है बाकियों से। रज़ाक दाऊद, मैं मानता हूँ कि उन्होंने जो तजारत के मुशीर हैं, तो तजारत पाकिस्तान ने काफ़ी बेहतर की है और जो ताजिर हैं उनको फ़ायदा पहुँचा है। ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान से बाहर मसनूआत भेजते हैं उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। एक्सपोर्ट के अंदर पाकिस्तान आगे बढ़ा है, लेकिन इम्पोर्ट का बिल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो रज़ाक दाऊद ठीक है। सानिया नश्तर, उन्होंने काफ़ी काम किया, सब लोग जानते हैं। वो गरीबों की मदद के लिए एहसास कफ़ालत हो या सेहत कार्ड हो या इस किस्म के दूसरे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेन पोस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े प्रोग्राम हैं, उनके अंदर सानिया नश्तर इन्वॉल्व हैं और वो वाकई मेहनत कर रही हैं, काम कर रही हैं। मुईद यूसुफ एक ज़हीर आदमी है और काम करने वाले आदमी हैं, दिन रात काम करते हैं, दिल लगाकर काम करते हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जगह इस कैबिनेट के अंदर बनाई हुई है। जहाँ तक बात है खुसरू बख्तियार की, पिछली वजारत के अंदर तो 0/0 था, वहाँ पे काम उनके ऊपर बहुत इल्ज़ामात थे, खुराक के हवाले से, चीनी, आटा, बहरान, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अब इंडस्ट्री और प्रोडक्शन के, क्योंकि वज़ीर हैं तो प्रोडक्शन भी बड़ी है, इंडस्ट्री जो है उसको बूम मिला है पाकिस्तान में और उसके आदाद-ओ-शुमार पूरी दुनिया से आ रहे हैं। तो इसलिए खुसरू बख्तियार साहब को कहा जा सकता है कि वो बेहतर वज़ीरों में शामिल हो सकते हैं। बहरहाल जो बाकी वज़ीर हैं जिनको नहीं मिला, उनके अंदर खारजा पॉलिसी, यानी मुईद यूसुफ और शाह महमूद कुरैशी लगभग एक जैसा काम करते हैं। मुईद यूसुफ को टॉप 10 में शामिल किया गया, शाह महमूद को नहीं किया गया। इसका मतलब है इमरान खान साहब अपने जो खारजा पॉलिसी है या अपनी हुकूमत की जो खारजा कारकर्दगी है खारजी महाज के ऊपर, हालांकि यही उनका सबसे मेन नुक्ता है, उस पर अपने वज़ीर साहब से ज़्यादा मुतमईन नहीं है और उनको नीचे रेट कर रहे हैं। और इसकी एक वजह यह भी है कि इमरान खान साहब खुद खारजी महाज के ऊपर बड़े सरगर्म हैं और उनकी मौजूदगी में उनका जो वज़ीर है वफाकी, शाह महमूद कुरैशी, वो अंडरमाइन हो जाते हैं, वो थोड़ा सा वो लो में चले जाते हैं। फिर जरताज गुल या मलक अमीन असलम वगैरह ये लोग हैं, तो ये इन्होंने ग्रीन पाकिस्तान के लिए बड़ा काम किया माहौलियात के अंदर और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेन प्रोग्राम्स में से एक प्रोग्राम है। अब ये लोग भी इससे बाहर हैं। वजारत कानून ने बहुत ज़बरदस्त काम किया, फ़रूक नसीम ने, इमरान खान साहब ने उनकी बड़ी तारीफ भी की है, वो भी उससे बाहर है। उनके बाहर होने पर मुझे हैरत है वैसे कि उनको इससे बाहर नहीं होना चाहिए था, उनका जो है वो उनको अंदर होना चाहिए था। जिस किस्म की उन्होंने मेहनत करके बहुत लंबा चौड़ा एक पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर तजावीज़ दी हैं और उसको तब्दील करने जा रहे हैं। वजारत इत्तलात फवाद चौधरी बहुत एक्टिव आदमी है, उनका बाहर रहना भी मुझे थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने इस्लाहात भी लाए हैं, पीटीवी को दुरुस्त किया है, पीटीवी में बहुत अच्छा काम किया है। माजी में इंफॉर्मेशन के अंदर इतना काम नहीं होता, लेकिन इन्होंने किया है। उनका बाहर रहना मुझे अजीब लगा। वजारत ख़जाना जो पाकिस्तान के अंदर गरीब आदमी की गुर्बत दूर करने में नाकामी है, उसकी वजह से इनको बाहर ही रहना चाहिए बड़े लंबे अरसे तक। और मुझे ख़तरा था कि कहीं हमाद अज़हर अंदर ना आ जाए, क्योंकि इमरान खान साहब के बड़े ब्लू आइड हैं, उनको बहुत पसंद है हमाद अज़हर साहब, तो वो कहीं अंदर ना आ जाएं, उनको बाहर रहना चाहिए था और बिल्कुल वो बाहर हैं। लेकिन गर्मियों में जब गैस का बहरान ख़त्म हो जाएगा तो हमाद अज़हर साहब अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर जो ताल्लुकात बनाने में वो बड़ी ज़बरदस्त दिखाते हैं, उस बुनियाद पर शायद वो अंदर आ जाएँ। ये अवाम को रिलीफ देने की बुनियाद के ऊपर तो अंदर नहीं आ रहे। परवेज़ खटक को वजारत ही ऐसी दी है, उसके अंदर क्या करें बेचारे। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात तो मिसाली हैं, लेकिन उनको वजारत दफ़ा दी हुई है। अब एक आदमी जो वज़ीर आला था तो उसने ऐसा डिलीवर किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत लेके इक़्तिदार में आ गई खैबर पख्तूनख्वा में।
पहली मरतबा ऐसा वज़ीर आला आया जिसके बाद दोबारा हुकूमत बनी उस सूबे में। अब उस आदमी को आप वज़ीर दिफा लगा देंगे तो दिफा के महकमे के अंदर तो वज़ीर के पास करने के लिए कुछ होता ही नहीं है, तो वो इर्रेलिवेंट है, वैसे ही वजारत ही इर्रेलिवेंट है, तो वो टॉप 10 के अंदर उनका काम ही कोई नहीं है। मुझे हैरत हुई है कि ये शीरी मदारी किधर से अंदर घुस गई हैं, शफकत महमूद, ये सारे एवरेज लोग हैं, इन्होंने क्या काम किया है? शीरी मदारी, शफकत महमूद और जो हमारे वज़ीर खुराक हैं फ़खर इमाम साहब, यानी इन लोगों ने ऐसा क्या कारनामा किया है जिसकी वजह से इनको टॉप 10 के अंदर लाया गया। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को मैकेनिज्म बनाना चाहिए, बाकायदा हर वज़ीर की कारकर्दगी को बुलेट पॉइंट के अंदर लिख के बताना चाहिए कि इस वज़ीर की ये कामयाबी है और ये नाकामियाँ हैं, हमें बताएं ताकि हमें भी पता चले कि ये वज़ीर आगे पीछे क्यों हो रहे हैं, इनको नंबर सही या गलत क्यों मिल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि ज़ाती पसंद या नापसंद है, तो पता तो हमें तभी चलेगा जब कोई एक मैकेनिज्म बनाएंगे, तरीक़ेकार बनाएंगे, उसके अंदर बताएंगे कि इस वज़ीर को इस कामयाबी की बिना पर ऊपर लाए हैं, इस वज़ीर को इस नाकामी की बिना पर नीचे लेकर गए। ये टास्क पूरे कर रहा है, ये नहीं कर रहा, ये रीजंस हैं। बहरहाल ये करेंगे तो फिर पता चलेगा। दूसरी जानिब हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी 18 फरवरी को। यह मामला बड़ा संगीन है और बड़ा सीरियस मामला हो चुका है अब शरीफ ख़ानदान के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। FIA ने इसके ऊपर काम किया है। 13 दिसंबर 2021 को FIA ने चालान जमा करवाया था अदालत में। 7 वॉल्यूम्स पर मबनी ये चालान है जिसमें 4000 से ज़ायद सफ़ात हैं और 16 अरब से ज़ायद की मनी लॉन्ड्रिंग है, जिसकी तफसीलात इसके अंदर मौजूद हैं। FIA ने 100 गवाहान की लिस्ट पेश की हुई है और उस लिस्ट के अंदर FIA ने आगे ये लिखा हुआ है कि ये 100 गवाहान पेश होंगे अदालत के अंदर गवाही देने के लिए। 28 बेनामी अकाउंट्स का सुराग लगाया था FIA ने, जो 2008 से लेकर 2018 तक चपड़ासियों, क्लर्कों, ड्राइवरों, कैशियर्स, उनके नामों के ऊपर लाहौर में और चनियोट के बैंकों में खोले गए। अब ये 16 अरब का FIA ने मालियाती तजज़िया किया है। 17,000 से ज़्यादा क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की मनी ट्रेल उन्होंने ढूंढी है और बड़ा पक्का हाथ डालकर हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के ऊपर यह केस बनाया है। और शहबाज शरीफ, ये 3 लोग इसमें मरकजी मुलज़िम हैं। 2 ने ज़मानत करवाई हुई है और तीसरा जो है वो इश्तिहारी है। और वो जो तीसरा इश्तिहारी है उसके बारे में भी एक खबर आप सुन लें। ये सलमान शहबाज के बारे में लंदन में सहाफ़ी हैं इरफान हाशमी, उन्होंने एक खबर दी है। उन्होंने कहा एज डिटेल इन द फॉलोइंग एनेक्सेस सप्लाइड बाय कार्टर रुक, द फंड्स वर रिसीव्ड फ्रॉम एन अकाउंट बिलोंगिंग टू अ स्विट्जरलैंड रजिस्टर्ड कंपनी McKinney Enterprise SA. However, a request was made on transfer the funds to the HSBC account which is held by सलमान शहबाज शरीफ। यानी अब वो ये बता रहे हैं कि, और ये सलमान शहबाज के बारे में मामला कहाँ से है, ये नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो इन्वेस्टिगेशन की थी सलमान शहबाज के खिलाफ, जिसपे शहबाज शरीफ ने रोला डाल दिया था मीडिया के जरिए से कि मैं इंटरनेशनल क्लीन चिट मिल गई, बरतानिया से क्लीन चिट मिल गई, मैं इंटरनेशनल सादिक और अमीन हो गया। उसमें एक्चुअली शहबाज शरीफ का कहीं नाम ही नहीं है इस पूरी रिपोर्ट के अंदर, पूरी तहकीकात के अंदर शहबाज शरीफ इन्वॉल्व ही नहीं है। यह सिर्फ सलमान शहबाज की तफ्तीश हुई थी, सलमान शहबाज के अकाउंट फ्रीज हुए थे, शहबाज शरीफ या उनके केसेस से इनका कोई ताल्लुक नहीं था। एक चीज पे आप गौर कीजिए, क्लीन चिट किस बात की? बरतानिया के अंदर अगर कोई आदमी पैसे लेकर आता है किसी बैंक के जरिए से किसी भी मुल्क से, तो कोई मसला ही नहीं है। बरतानिया को क्या प्रॉब्लम है? वो पैसा पीछे से हलाल का है, हराम का है, 2 नंबर तरीके का है, 3 नंबर तरीके का है, बरतानिया को उससे क्या लगे? पैसा लीगल चैलेंज से आया, बंदा बरतानिया में मौजूद है, वो कारोबार कर रहा है, तो बरतानिया को क्या प्रॉब्लम है? बरतानिया अगर उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करेगा तो तभी उसके ऊपर कोई इंपैक्ट आएगा जब पाकिस्तान के अंदर इनको सजा होगी। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज को, सलमान शहबाज को सजा हुई नहीं उन केसेस में, तो उनकी बुनियाद में बरतानिया में कैसे अकाउंट फ्रीज हो जाए? ये नहीं हो सकता। टेक्निकली ये कोई क्लीन चिट नहीं है। अगर पाकिस्तान में आज सलमान शहबाज को, हमजा शहबाज को और शहबाज शरीफ को सजा हो जाए मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर इन्होंने पैसा गायब किया है, तो तब बरतानिया के अंदर पाकिस्तान एप्लीकेशन देके वो अकाउंट फ्रीज करवा लेगा, फिर ये वहां भी फंस जाएंगे। शहबाज शरीफ का कहीं नाम ही नहीं था जहां पे कह रहे थे क्लीन चिट मिल गई है, और ये स्विट्जरलैंड से पैसे जा रहे हैं सलमान शहबाज के अकाउंट में। और स्विट्जरलैंड में 90 की दहाई में, 2000 से लेकर 2010 तक की दहाई में
पाकिस्तानियों के लिए सेफ हेवन है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी मुख्तदर हल्के हैं, ताकतवर लोग हैं, इदारों में बैठे हुए लोग हैं, उनके और बड़े बड़े सियासतदानों के पैसे स्विट्जरलैंड में छुपाने का रवाज है। हमारे पूरे खित्ते के अंदर जो लोग लूट मार करते हैं वो पैसा ले जाके स्विट्जरलैंड के स्विस अकाउंटों के अंदर पैसा छुपाते हैं, जहां पे पैसा छुपाना नहायत आसान है। उसके लिए वो हासिल करते हैं कोई अकामा या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, उसकी बुनियाद के ऊपर जाके स्विट्जरलैंड में पैसा छुपा देते हैं। अब सलमान शहबाज को पैसा स्विट्जरलैंड की एक कंपनी से शिफ्ट हो रहा है। कहां से आया? अब वहां से भी कोई कतरी खत लेके आएंगे स्विट्जरलैंड से कि जनाब ये हमने पैसा इसलिए दिया है कि इनके दादा के साथ हमारे कारोबार थे या इनके परदादा के साथ हमारे कारोबार थे। अजीब किस्म की कहानियां हैं। बार-बार स्विट्जरलैंड से पैसे सलमान शहबाज को जा रहे हैं। अब आ जाए फर्द जुर्म आयद होने वाले केस की तरफ। ये केस बड़ा क्रिस्टल क्लियर होता चला जा रहा है और इस केस के अंदर इतना कुछ है कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि अदालत इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद जो है वो मुजरिमान को सजा ना दे। तो शहबाज शरीफ साहब बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं और अपने आप को निकालने के लिए उनके पास रास्ता एक ही है। निकालने के लिए उनके पास रास्ता क्या है शहबाज शरीफ के पास? वो यही है कि वो वज़ीर आज़म का इलेक्शन लड़ें और उसके लिए कोशिश करें। और उसके लिए अब वो जहांगीर तरीन से भी मिलेंगे, काफ लीग से भी मिलेंगे, बाकी सबसे मिल भी रहे हैं। वो हर एक से वो मुलाकात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत के जो MNAs हैं उनको भी तोड़ा जाए और तोड़ने के बाद कामयाबी के साथ इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने। इसमें प्रॉब्लम एक ही है, हो सकता है इमरान खान साहब की पार्टी के बंदे भी टूट जाए, हो सकता है इत्तेहादी भी टूट जाए, लेकिन प्रॉब्लम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है जिस पे PMLN भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि पीपल्स पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि उनकी सिंध हुकूमत भी गिर जाए। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक चैलेंज किया इमरान खान साहब को कि हिम्मत है तो असेंबली तोड़ दें, ये बिलावल का कहना है। तो मैं तो बिलावल साहब से सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर हिम्मत है तो सिंध में आटा उतने का बेच के दिखाएं जितने का पंजाब में या बाकी सूबों में बिक रहा है। इतनी सी बात है, हिम्मत है तो ये करके दिखाएं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।